हाँ, तो हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 15 के साथ ही आपकी हिस्ट्री की जो कैप्सूल सीरीज़ है वो कंप्लीट हो जाएगी और ये बहुत अच्छी खुशी की बात है। अब आपके पास में रिवीजन का अच्छा खासा मौका है कि चैप्टर 1 से लेकर 15 तक के कैप्सूल को अच्छे से पढ़े जाएं और सबके लाइव टेस्ट दिए जाएं। बहुत अच्छी बात है। ये होने के बाद में कुछ आपके पास अगर टाइम रहता हो तो कुछ आप एक्स्ट्रा पढ़ लें, और तो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, सबके लाइव टेस्ट हो गए हैं। इस चैप्टर का लाइव टेस्ट आज होगा, आज इवनिंग में आपको टेलीग्राम के ऊपर टाइम डाल दिया जाएगा कि किस टाइम पर इसका टेस्ट आपका होना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 15 है और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आप जिसका नाम है संविधान का निर्माण यानी फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, हालांकि पॉलिटिकल साइंस जैसा पार्ट है, लेकिन इसमें से कुछ जो क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं दिए हैं आपके ब्लूप्रिंट में भी। ये कारण होता है क्योंकि ये चैप्टर जो हिस्ट्री के टॉपिक होते हैं कुछ चीज़ों को पॉलिटी में पढ़ना चाहिए, इसलिए उस रेफरेंस उस संदर्भ में इस यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। ठीक है, तो टॉप 60 टॉप लेवल के 60 MCQs मैंने आपके लिए इसमें तैयार किए हैं। टॉप 60 MCQs आपको इसमें पढ़ने हैं, बस उसमें आपका काम शानदार तरीके से सब कुछ इसमें मर्ज कर दिया गया है मैंने, और इनको अच्छे से देख जाना, बस इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। पहला क्वेश्चन यही है कि संविधान है क्या, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान एक मौलिक सिद्धांतों या स्थापित मिसालों का एक निकाय है जिसके अनुसार एक राज्य या देश या अन्य कोई भी संगठन हो वो शासित होने के लिए सहमत होते हैं। ठीक है, एग्री होते हैं। A constitution is a body of fundamental principles or established precedents according to which a state or country or other organizations agree to be governed, यानी शासन करने के लिए। ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरा है कि भारत के संविधान को कब सूत्रबद्ध किया गया, है ना, यानी कि व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर्मुलेटेड। तो उसका ये हो जाएगा कि भारत के संविधान को 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 के मध्य, ये टाइम पीरियड है पूरा, इसके मध्य उसको सूत्रबद्ध किया गया। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन was formulated between 9 दिसंबर 1946 to 26 नवंबर 1949। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा छोटा सा क्वेश्चन है कि संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए थे, तो कुल 11 सत्र हुए थे। हालांकि यहाँ से मैं जब आपका लाइव टेस्ट लूंगा तो वहाँ और आपके रिवीजन हो जाएगा कुल मिला के। ठीक है, ये मत सोचना कि MCQs नहीं आ रहे, तो MCQ से तो वन लाइनर बनते हैं, ये जरूर ध्यान रखना आप। ठीक है, तो 11 सत्र हुए थे, 11 सेशन हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर। और भारतीय संविधान कब पारित और कब लागू किया गया, तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को तो पारित किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, ये ध्यान रखना। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास तो किया गया 26 नवंबर 1949 को और इसको इन्फोर्स्ड 26 जनवरी 1950 को। फिर है पांचवा, भारतीय संविधान सभा के कितने दिन, मतलब बैठक कितने दिन चली थी, 165 दिन। ठीक है, 165 डेज तो हैं। हाउ मेनी डेज डिड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया सेट इन इट्स मीटिंग्स, तो 165 डेज। अगला, भारत को कब स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को हम इंडिपेंडेंट हुए। अगला क्वेश्चन है 7, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई, व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड, तो वो जाएगी पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को, वेरी इंपॉर्टेंट है, 9 ऑफ दिसंबर 1946 उसकी फर्स्ट जो मीटिंग है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वही हुई। ठीक है, 8वां, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो संविधान सभा में कुल 300 सदस्य थे, 300 मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 9वां क्वेश्चन, किन्हीं 2 सदस्यों के नाम लिखिए जिन्होंने एक शक्तिशाली केंद्र का समर्थन किया। नेम एनी 2 मेंबर्स हु एडवोकेट ए पावरफुल सेंटर, यानी कि ये चाहते थे कि एक पावरफुल सेंटर बने, एक शक्तिशाली केंद्र बने। तो गोपाल स्वामी अयंगर थे एक तो, और डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो 2 नाम आपको याद रखने हैं। 10वां, संविधान सभा के किन्हीं 3 महत्वपूर्ण सदस्यों के नाम लिखिए। नेम एनी 3 इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो 3 कोई से भी नाम लिख सकते हो जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हैं, और जोड़ सकते हो अगर ज़्यादा पूछे तो। ठीक है, और फिर संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। ठीक है, यानी कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और नेम एंड 3 इंपॉर्टेंट मेंबर वो हमने पढ़ लिए। ठीक है, 11 क्वेश्चन हो गए। 12वां, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो थे BN राव। ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब व किसने, दोनों एक ही साथ पूछ लिया है, व्हेन एंड हु प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया। 15वां,
ब्रिटिश शासन में किन सुधारों के तहत प्रांतीय विधायिकाओं में सीमित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी? तो वेरी इंपॉर्टेंट, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों के तहत, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। अंडर विच रिफॉर्म्स ऑफ द ब्रिटिश रूल द सिस्टम ऑफ लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन वाज इंप्लीमेंटेड इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, तो वो था मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, पृथक निर्वाचिका एक ऐसा विष है यानी जहर है जो हमारे देश की पूरी राजनीति में समा चुका है, मतलब मर्ज हो चुका है। संविधान में ये किसने कहा? यानी ए सेपरेट इलेक्टोरेट इज ए पॉइजन जहर है ना, दैट हैज permeated the entire politics of our country, who gave the statement in Constituent Assembly। तो ये कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ये स्टेटमेंट किसका था? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेटमेंट था। क्वेश्चन नंबर 17, किसको ऐसा लगता था कि पृथक निर्वाचिका आत्मघाती साबित होगी क्योंकि इससे अल्पसंख्यक बहुसंख्यक से कट जाएंगे? तो ये कहा था बेगम एजाज रसूल ने, ये उसका कोटेशन है बेगम एजाज रसूल का, who thought that separate electorates who prove suicidal as it would cut off minority from the majority। तो ये कहा था बेगम एजाज रसूल ने। 18 देखो, केंद्रीय सूची के विषय वो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, है ना, अंडर विच गवर्नमेंट आर द सब्जेक्ट ऑफ सेंट्रल लिस्ट, तो आज अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। जो भी सेंटर केंद्रीय विषय के काम होंगे वो केंद्र के, राज्य वाले राज्य के, ठीक है। 19वां, ऐसे कोई दो कारण दीजिए जो एक मजबूत केंद्र की आवश्यकता को रेखांकित करते हो, मतलब बताते हो, इंडिकेट करते हो। गिव एनी रीजन टू अंडरलाइन द नीड फॉर ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो वो पहला कारण तो है कि मजबूत केंद्र राजनेताओं की अलगाववादी प्रवृत्तियों को रोकेगा, यानी स्ट्रॉन्ग सेंटर वुड प्रिवेंट सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज ऑफ द पॉलिटिशियंस। सेकेंड, राष्ट्र निर्माण के लिए बेहतर संसाधन जुटाने के लिए एक मजबूत केंद्र आवश्यक है। ए स्ट्रॉन्ग सेंटर इज एसेंशियल इन मोबिलाइजिंग बेटर रिसोर्सेज फॉर नेशनल बिल्डिंग, उसके लिए भी जरूरत है। दो वेरी इंपॉर्टेंट कारण भी देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन 20वां, अनुच्छेद 356 है क्या? इसमें क्या बातें लिखी हुई है आर्टिकल 356 के बारे में? तो देखो, अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यपाल की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के समस्त अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल का मतलब हो गया गवर्नर, ठीक है, गवर्नर। तो गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार की जितनी भी शक्ति हैं वो अपने हाथ में लेने का अधिकार है। अगर गवर्नर ऐसा आदेश कर देना, कोई भी स्टेट, भाई राज्यपाल एक राज्य का राज्यपाल होता है, उसके नीचे मुख्यमंत्री होते हैं, तो राज्यपाल जो है वो बेसिकली केंद्र सरकार के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो राज्यपाल गवर्नर हो जो हो गया। अगर वो कुछ कह दे कि यह जहाँ जिस राज्य में मैं गवर्नर या राज्यपाल हूँ वहाँ का सिस्टम सही नहीं है, मतलब सही काम नहीं चल रहा है या फिर जो भी कुछ है इशू है, तो उस टाइम अगर वो परमिशन दे देगी केंद्र सरकार को कि आप इस राज्य के ऊपर आइए, संभालिए इसको, तो पूरी की पूरी केंद्र सरकार अपने हाथ में उस राज्य की पूरी पावर को ले सकती है। ये आर्टिकल 356 वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 21वां, हिंदुस्तानी भाषा के प्रश्न पर महात्मा गांधी को क्या लगता था? व्हाट डिड महात्मा गांधी थिंक ऑन क्वेश्चन ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज? तो महात्मा गांधी को लगता था कि हिंदुस्तानी भाषा विविध समुदायों के मध्य संचार की आदर्श भाषा हो सकती है। महात्मा गांधी फेल्ट दैट हिंदुस्तानी लैंग्वेज कुड बी द आइडियल लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज, ठीक है, ये लगता था। 22वां, भारतीय संविधान के किन दो अभिलक्षणों पर काफी हद तक सहमति थी? विच टू फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर लार्जली एग्रीड अपॉन? तो वो एक तो था प्रत्येक वयस्क भारतीय को मताधिकार देना, सबकी सहमति थी कि हाँ होना चाहिए, टू गिव वोटिंग राइट टू एवरी एडल्ट इंडियन। और दूसरा था धर्मनिरपेक्षता पर बल, यानी कि एम्फेसिस ऑन सेक्युलरिज्म, ठीक है, ये भी था। तीसरा, संविधान 23वां, संविधान में वर्णित किन्हीं दो मौलिक अधिकारों का नाम लिखो, कोई भी दो लिख सकते हो। नेम एनी टू फंडामेंटल राइट्स मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार है, समानता का अधिकार है ना, शिक्षा का अधिकार, कोई से लिख सकते, राइट टू रिलीजन फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, कोई से भी। 24 देखो, मजबूत राज्यों के पक्ष में रहने वाले दो सदस्यों के नाम लिखिए, यानी राइट द नेम ऑफ मेंबर्स हु फेवर्ड स्ट्रॉन्ग स्टेट्स। तो एक तो थे मैसूर के थे ए रामास्वामी मोदलियार, और मद्रास के थे के संथानम, ठीक है, इन दोनों का स्ट्रॉन्ग स्टेट के बारे में इनका नाम आता है। 25वां, किन्हीं दो सदस्यों के नाम लिखिए जिन्हें बहुत आक्रामक तरीके से धकेले जाने पर हिंदी के लिए डर लगता था। तो मतलब राइट द नेम ऑफ एनी टू मेंबर्स हु फियर्ड फॉर द कॉज ऑफ हिंदी इफ पुश्ड टू अग्रेसिवली। तो एक तो थे मद्रास से टीए रामलिंगम चेटियार और बंबई से श्री शंकर देव, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, अलग अलग याद रखना। दोनों क्वेश्चन मैंने एक ही पेज में इसीलिए लिए कि दोनों डिफरेंट तरह से पूछे गए हैं, ठीक है। 26, रॉयल इंडियन नेवी के सिपाहियों ने विद्रोह कब और कहाँ किया? तो 1946 में किया था, बंबई तथा अन्य शहरों में किया था इन्होंने। व्हेन एंड वेयर डिड द सोल्जर्स ऑफ रॉयल इंडियन नेवी? तो 1946 में, और बंबई और अदर सिटीज़ के अंदर।
27, सरकारें सरकारी कागजों से नहीं बनती, सरकार जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है। ये कथन किसका था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। यानी कि गवर्नमेंट आर नॉट मेड फॉर ऑफिशियल पेपर्स, गवर्नमेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द विल ऑफ द पीपल, हुज स्टेटमेंट वाज दिस। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये था 27। 28 देखो, पृथक निर्वाचिका का समर्थन करने वाले एक सदस्य का नाम लिखिए। नेम ए मेंबर हु सपोर्ट सेपरेट, ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है ना, क्या पूछा था? पृथक निर्वाचिका, तो यानी कि समर्थन करने वाले इस मद्रास के थे वो, पृथक निर्वाचिका का समर्थन करने वाले थे मद्रास के थे बी पॉकर बहादुर, ठीक है, ये थे। सपोर्टिंग मेंबर वॉज बी पॉकर बहादुर फ्रॉम मद्रास, ये मद्रास के थे जिन्होंने जो सेपरेट निर्वाचिका की बात की थी, ठीक है, जिसका अपन नाम ले सकते हैं, ठीक है। अगला है पृथक सेपरेट इलेक्टोरेट, लिख लेना इंग्लिश में, इलेक्टोरेट, इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ वही है इलेक्टोरेट, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट, हाँ हो गया। यानी पृथक नेम ए मेंबर हु सपोर्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट, तो वो थे बी पॉकर बहादुर, ये मद्रास से थे। ऐसे ही ये तो था समर्थन करने वाले, और ये उसका जस्ट उल्टा विरोध करने वाले, ठीक है। यानी कि पृथक निर्वाचिका विरोध करने वाले के नाम आ जाएगा तो वो आ जाएगा आर.वी. धुलेकर, ठीक है। नेम एनी मेंबर हु अपोज सेपरेट इलेक्टोरेट, तो वो थे आर.वी. धुलेकर, याद रखना, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। 29 हो गया। 30 देखो, अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत के बीज बो गए। ये कथन किसका था? यानी द ब्रिटिश एलिमेंट इज गॉन बट दे हैव लेफ्ट द मिस्चीफ बिहाइंड, हु स्टेटमेंट वाज दिस? इलेक्टोरेट्स, ये तो ये गलती से आ गया, ये इलेक्टोरेट्स जो था वो उसी में था, ये यहाँ नहीं है, ये अपने इसी क्वेश्चन में यहीं पर था जो मैंने लिख दिया है, ये यहाँ पर आ गया। यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेटमेंट, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। 31वां, एन.जी. रंगा के अनुसार कौन लोग असली अल्पसंख्यक थे? तो इन्होंने कहा था आदिवासी, ट्राइबल, अकॉर्डिंग टू एन.जी. रंगा हु वर द रियल माइनॉरिटी, तो वो थे ट्राइबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32वां, महात्मा गांधी किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे? वो हिंदुस्तानी भाषा को। विच लैंग्वेज डिड महात्मा गांधी वर्क टू मेक द नेशनल लैंग्वेज? तो हिंदुस्तानी लैंग्वेज। 32, स्वतंत्र प्राप्ति के बाद किसकी सलाह पर डॉक्टर अंबेडकर को केंद्रीय विधि मंत्री बनाया गया? तो महात्मा गांधी की सलाह पर। आफ्टर अटेनिंग इंडिपेंडेंस ऑन हुज एडवाइस डिड डॉक्टर अंबेडकर वॉज मेड द यूनियन लॉ मिनिस्टर? तो वह था महात्मा गांधी के एडवाइस पर। 34, 2 सदस्यों के नाम लिखे जिन्होंने शक्तिशाली केंद्र की हिमायत की थी। हालांकि ये क्वेश्चन एक तरीके से पीछे भी था, यानी कि नेम 2 मेंबर्स टू एडवोकेट पावरफुल सेंटर, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और बालकृष्ण शर्मा, दोनों लिख सकते हैं, वो भी सही है, ये भी सही है। 35, किस आदिवासी नेता ने विधायिका में आदिवासियों को पृथक निर्वाचिका का अधिकार दिए जाने की मांग की थी? वेरी इंपॉर्टेंट। विच ट्राइबल लीडर हैड डिमांडेड द राइट टू सेपरेट इलेक्टोरेट टू द ट्राइबल्स इन द लेजिस्लेचर? वो थे जयपाल सिंह, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन 36, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में किन रंगों की 3 बराबर चौड़ाई की जो है बराबर चौड़ाई की पट्टियां बनी हुई है? तो केसरिया, सफेद और गहरा हरा रंग, ठीक है। यानी कि विच कलर हैव द 3 इक्वल विड्थ स्टेप्स इन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? तो सैफरन, व्हाइट और डार्क ग्रीन, ठीक है। और 37, पृथक निर्वाचिका का विरोध करने वाले 2 सदस्यों के नाम लिखिए। तो पृथक निर्वाचन नेशन द 2 मेंबर हु अपोज सेपरेट इलेक्टोरेट, हालांकि ये क्वेश्चन भी एक तरीके से अपन यहाँ लिया था, ठीक है, ये विरोध करने वाले। तो यहाँ 1 का नाम था, ये 2 का नाम आ जाएगा, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल और गोविंद वल्लभ पंत, ये थे, ठीक है, जो अपोज करते थे। 38, कौन सी सूची के विषय केवल राज्य सरकार के अंतर्गत आते? राज्य सूची के, अपने पीछे के अंदर कर लिया था। टू द सब्जेक्ट ऑफ विच लिस्ट ओनली कम अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट लिस्ट हो जाएगी। फिर 13, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। Why was the Constitution of India implemented on 26 जनवरी 1950? Why? क्या कारण था? तो 26 जनवरी 1950 है, 1930 की पहली थोड़े हिस्ट्री में चलेंगे कि 26 जनवरी 1930 को भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। अतः 26 जनवरी डेट जो थी ना उसको सही माना गया और 26 जनवरी 1950 को ही भारतीय संविधान को लागू किया गया। इंडिपेंडेंस डे was celebrated for the first time in India was 26 January 1930. Therefore, on 26 January 1950, the Indian Constitution came into force. इसलिए इसको रखा गया कि हमें ऐसे आज़ादी मिली थी, ऐसा मानते थे हम, ठीक है, और एक शुभ डेट मानी, अच्छी डेट मानी, इसलिए अपन इसको रख लिया। 40वां, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुख्य आदर्श क्या थे? What are the main ideals of the preamble of the Indian Constitution? तो वो थे न्याय यानी कि जस्टिस, स्वतंत्रता फ्रीडम, समानता इक्वलिटी, अल्पसंख्यक यानी प्रोटेक्टिव, अल्पसंख्यकों पिछड़े तथा जनजातीय लोगों के लिए रक्षात्मक प्रावधान यानी कि प्रोटेक्टिव प्रोविजंस फॉर माइनॉरिटी, बैकवर्ड एंड ट्राइबल पीपल। 41,
विभाजित नवजात भारत राष्ट्र के सामने दो गंभीर समस्याएं क्या थी? बर्बर हिंसा को समाप्त कर सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करना और देसी रियासतों के एकीकरण की समस्या। दो बड़ी समस्या थी जब हम भारत आजाद हुआ था, विभाजित हुआ था पाकिस्तान वाले टाइम। ठीक है, व्हाट वर द टू सीरियस प्रॉब्लम बिफोर द डिवाइडेड न्यू बॉर्न इंडियन नेशन? तो टू एस्टेब्लिश कम्युनल हार्मोनी बाय एंडिंग बार्बरिक वायलेंस, और दूसरा द प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। 42 संविधान सभा के सदस्यों को कैसे चुना गया? तो प्रांतीय संसदों से संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया, यानी जो द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इलेक्टेड फ्रॉम प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, है ना। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के द्वारा इन मेंबर्स को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने मेंबर थे उनको चुना गया। 43 भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया? व्हेन वाज द वर्ड सेक्युलरिज्म एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया 1976 में, और संविधान संशोधन था 42वें संविधान संशोधन 1976 को एक वर्ड जोड़ा गया सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता। ये था क्वेश्चन नंबर 43। 44 मद्रास की दक्षिणी वेलायुधान देश के कमजोर वर्ग के लिए क्या चाहती थी? What did दक्षिणी वेलायुधन ऑफ मद्रास वांटेड फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द कंट्री? तो मद्रास की दक्षिणी वेलायुधन देश के कमजोर वर्ग में हेतु नैतिक सुरक्षा का आवरण चाहती थी। ठीक है, क्या चाहती थी? वो चाहती थी कवर ऑफ मॉरल सिक्योरिटी फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द कंट्री, ये चाहती। ठीक है, 45वां क्या संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर हुआ था क्या? वर द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी? तो नो, नहीं हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार पर नहीं हुआ था, नहीं, नो। ठीक है, 46 संविधान सभा के सदस्यों को किसने चुना? हु इलेक्टेड द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो 1945 में भारत के प्रांतों के निर्वाचित सांसदों ने, ठीक है, इन 1945-46 द इलेक्टेड एमपीज ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ द इंडियन इलेक्टेड द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उन्हें चुना था। ठीक है, 47 विभाजन के बाद बनी नई संविधान सभा में कौन सा दल सर्वाधिक प्रभावशाली था? तो वो तो कांग्रेस था। ठीक है, यानी कि विच पार्टी वाज मोस्ट इन्फ्लुएंस इन द न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड आफ्टर पार्टीशन? तो वो था इंडियन नेशनल कांग्रेस या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, पूरा भी बोल सकते हो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, 48 संविधान की प्रस्तावना का अर्थ समझाते हुए उसका महत्व भी बताइए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्टडीज इंपॉर्टेंस। तो संविधान की प्रस्तावना के द्वारा संविधान का परिचय कराया जाता है। प्रस्तावना का मतलब इंट्रोडक्शन, परिचय कराया जाता है, और प्रस्तावना से सरकार को मार्गदर्शन प्राप्त होता है प्रस्तावना से। ठीक है, प्रस्तावना से, ये हटा देना, प्रस्तावना से। द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट इज डन थ्रू द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और द प्रेम्बल गिव्स गाइडेंस ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, 49 हंसा मेहता ने महिलाओं के लिए किस प्रकार के न्याय की मांग की थी? तो हंसा मेहता ने महिलाओं के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की मांग की थी। व्हाट टाइप ऑफ जस्टिस डिड हंसा मेहता डिमांड फॉर वुमेन? तो वो की थी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। 50 धर्मनिरपेक्षता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान हैं, किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं, किसी को अलग से कोई छूट नहीं, वह किसी भी धर्म को राजधर्म घोषित नहीं करेगा। ठीक है, सबको इक्वल। Secularism means that all religions are equal in the eyes of the state, और it will not declare any religion as the state religion. ठीक है, और 51 महिलाओं के लिए न्याय की मांग किसने की थी? तो ये घुमा के पूछा है, हंसा मेहता ने की थी, बम्बई की रहने वाली थी। Who demanded justice for women? तो वो क्या था? बाय हंसा मेहता। ठीक है, तो हंसा मेहता ऑफ बॉम्बे, तो ये बाई नीचे लगा देना, यहाँ से आ गया। 52 हमारे संविधान ने सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान कर रखी है, इस धार्मिक स्वतंत्रता को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड रिलीजियस फ्रीडम टू ऑल द सिटीजन। एक्सप्लेन दिस रिलीजन फ्रीडम। इसका अर्थ है कि व्यक्ति स्वेच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। ये मतलब है कि धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है कि इट मीन्स दैट ए पर्सन एनी वॉलंटरली अडॉप्ट एनी रिलीजन एंड स्प्रेड इट। कोई सा भी धर्म अपना सकता है और इसका प्रचार भी कर सकता है। 53 संविधान सभा की भाषा समिति ने राष्ट्रभाषा के सवाल पर क्या सुझाव दिया? व्हाट डिड द लैंग्वेज कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सजेस्ट ऑन द क्वेश्चन ऑफ नेशनल लैंग्वेज? तो संविधान की भाषा समिति ने सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भारत की राजभाषा होगी, ये कहा था। द लैंग्वेज कम्युनिटी सजेस्टेड द हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट शुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। 54 देशी रियासतों का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? अंडर विच लीडरशिप डिड द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट टेक प्लेस? तो वो थे देश रियासतों का एकीकरण लौह पुरुष थे। देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के कुशल नेतृत्व में संपन्न था इसमें
देशी रियासतों का कहते हैं ना मर्ज हुआ था, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वाज कंप्लीटेड अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल। 55 समानता का अधिकार क्या है, व्हाट इज द राइट ऑफ इक्वलिटी, तो इस अधिकार के तहत कानून की दृष्टि में सभी समान होंगे, सरकारी नौकरी पाने का सभी को समान अवसर मिलेगा। Under this right, everyone will be equal in the eyes of law. Everyone will get equal opportunity to get a government job. ठीक है। 56 देखो, भारतीय संविधान के आधारभूत सिद्धांत व मान्यताएं क्या थी। What were the basic principle and beliefs of the Indian Constitution? तो संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य होगा जिसमें वयस्क मताधिकार के आधार पर एक संसदीय प्रणाली होगी। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया विल बी ए सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विथ ए पार्लियामेंट्री सिस्टम बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। 57 संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव किसने पेश किया था, तो हु इंट्रोड्यूस द प्रपोजल ऑफ द नेशनल फ्लैग इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव के साथ साथ राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव भी पेश किया था। तो ध्यान रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का किया था, इन्होंने जो है वो अपने उद्देश्य प्रस्ताव का किया था, ऑब्जेक्टिव मोशन। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलॉन्ग विद द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या मोशन जवाहरलाल नेहरू ऑल्सो प्रपोज द नेशनल फ्लैग, ये था, ठीक है। और 58 देखो, प्रत्येक निर्वाचिका के सवाल पर गोविंद वल्लभ पंत ने क्या कहा था। व्हाट डिड गोविंद वल्लभ पंत से ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तो गोविंद वल्लभ पंत के अनुसार पृथक निर्वाचिका अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होगी, ये इन्होंने कहा था। अकॉर्डिंग टू गोविंद वल्लभ पंत सेपरेट इलेक्टोर्स वुड बी सुसाइडल फॉर द माइनॉरिटीज। और 59 है, शाही भारतीय सेना ने सिपाहियों ने कब विद्रोह किया, सेना के, तो यानी कि व्हेन डिड द रेटिंग ऑफ रॉयल इंडियन नेवी रिवॉल्ट, तो वो कहा था 1946 के बसंत में, ठीक है, इन द स्प्रिंग ऑफ 1946। और आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत में विभिन्न आंदोलनों का एक अहम पहलू कौन सा था, तो विच वॉज द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द वेरियस मूवमेंट्स इन इंडिया, वो था हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो ये टॉप लेवल के 60 क्वेश्चन है, कोई कसर इसमें रही नहीं है। 60 वन लाइनर क्वेश्चन तैयार कर लो और फिर जो शाम को जो आपका आज ही टेस्ट होने वाला एमसीक्यूज का लाइव टेस्ट होगा, इसको फिर अच्छे से देख लेना। 100% इस चैप्टर की आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। कोई भी चीज़ों को रह भी गई है ना, वो एमसीक्यूज आपको कवर करा देगा सब कुछ, क्योंकि एमसीक्यूज से ही तो वन लाइनर बनता है, इसलिए बहुत अच्छे से अपने से तैयारी हो जाएगी। ये था अपना चैप्टर नंबर 15 हिस्ट्री का कैप्सूल। इस तरीके से हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 15 तक के अपने कंप्लीट कैप्सूल सीरीज कंप्लीट, ठीक है।